हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सब अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा, आकाश में मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और आज से हमारी 4th यूनिट स्टार्ट हो रही है और जो आपका 4th यूनिट है, इसका जो आपका पहला टॉपिक है, वो आपका फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी/एक्स, ठीक है? तो इससे पहले हम लोगों ने जो आपकी यूनिट 3 है, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। इसको जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना था मैंने बहुत डीप में आपको बता दिया। आई होप आपने सारी क्लासेस को अच्छे से लिया होगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है? तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 4th यूनिट और जो आपका 4th यूनिट का आपका जो टॉपिक है, इसमें आपका क्या है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी फर्स्ट ऑर्डर का जो आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसको हम लोग आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो देखो बात करें आपका फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो बात हो रही है यहाँ पर किसकी? तो बात हो रही है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका dy बाई dx की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? dy बाई dx की बात हो रही है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग p लिखेंगे। क्या लिखेंगे? p लिखेंगे। बुक में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह पर आपको क्या नजर आएगा? तो वो आप p नजर आएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो क्या हाँ भैया, बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें हमको समझ में आ रही हैं। तो देखो जो आपका यहाँ पर जो आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल यानी जो आपका फर्स्ट ऑर्डर का नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसमें जो आप डेरिवेटिव का प्रयोग करोगे यानी जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा dy बाई dx, इसकी वैल्यू आपको क्या लेनी होगी? इसकी वैल्यू आपको p के इक्वल करनी होगी। देखो यहाँ पर आप क्या करना होगा, इसके मतलब टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो जैसे मान लिया जाए आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कोई दिया गया, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको f आपको दिया गया, क्या दिया? p, क्या दिया? x और y। ये आपको क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया, जो आपका डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डेरिवेटिव से मिलकर बना है, ठीक है? तो जो ये आपको सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको कई सारे तरीके होते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालने का हमने क्या किया? इसको हम लोगों ने कई कैटेगरी में बांट दिया। इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम लोगों ने कई कैटेगरी में बांट दिया, जिसमें आपका पहला आता है पी मेथड आपका आता है, फिर आपका वाई मेथड आता है, आपका एक्स मेथड आता है। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कई सारे मेथड हो गए। आप इसको पी के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वाई के मेथड से, एक्स के मेथड से, क्लेरोट फॉर्म होता है, उसकी सहायता से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसकी अलग-अलग कैटेगरी होती है, उसके मुताबिक हम लोग इसके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई? थोड़ा-सा मैंने अगली की स्लाइड में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया जाता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपका किससे? और आपका एक डेरिवेटिव से मिलकर बना होता है, तो उसको जो आपका वो फॉर्म जो आपका होता है, ये जो आपका रिलेशनशिप है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके कई सारे कैटेगरी में मैंने इसको बाँट दिया है, जिसमें से सबसे पहला आपका क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है, क्या है? सॉल्वेबल फॉर p, यानी p में आपका अगर सॉल्वेबल है, यानी p की वैल्यू अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू सम कुछ दे दी गई, तो उसकी सहायता से हम लोग इसकी वैल्यू को निकालेंगे। दूसरा आपका आता है सॉल्वेबल फॉर x, ठीक है? और तीसरा आपका आता है सॉल्वेबल फॉर y। फिर आपका आता है वन वेरिएबल मिसिंग, यानी कोई वेरिएबल आपका मिस हो गया, तो उसकी सहायता से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। फिर आपका क्या आता है? होमोजेनियस इन x, y, यानी x, y आपका क्या है? ये आपका होमोजेनियस में होगा। फिर आपका क्लेरोड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपके बार-बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लेरोड डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके बार-बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने थोड़ा-सा अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, आप समझिए। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है कि यानी इसमें आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक आपका डेरिवेटिव से मिलकर बनता है कोई चीज़, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, तो उसको सॉल्व करने का आपको क्या होगा कि इसका अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो इसको हमने क्या किया? कई सारे कैटेगरी में बाँट दिया। जिसमें सबसे पहला आपका क्या आएगा? सबसे पहला आपका सॉल्वेबल फॉर p, यानी p मेथड की सहायता से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x की, y की सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर आपका उसमें एक वेरिएबल कोई मिसिंग होगा, फिर वो अगर उसमें आपका x जो आपका सॉल्वेबल फॉर p यानी जो आपका x और y है, अगर आपका होमोजेनियस है तो उसकी सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे और आपका आखिरी में क्या है?
क्लरर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 पार्ट से हम लोग उसको इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्योंकि हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सॉल्वेबल फॉर p, यानी p के लिए उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको p को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिर इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आखिर इसमें हम लोग क्या करना होगा, सॉल्यूशन इसका क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ p, यानी अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और वो आपका सॉल्वेबल है p में, तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस p इक्वेशन के आपको फैक्टर निकालने होंगे, ठीक है? सबसे पहला आपका काम क्या होगा? सबसे पहला आपका काम यही होगा कि आप इस p के फैक्टर को निकालो। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। यहाँ पर अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सॉल्वेबल है p में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फैक्टराइज़ इन p फैक्टर, यानी इस p फैक्टर को हम लोग फैक्टराइज़ कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ FACTORI इन p फैक्टर। ठीक है? फैक्टराइज़ इन पी फैक्टर, यानी पी फैक्टर में हम लोग इसको फैक्टराइज़ कर देंगे। अब अब आपको पता होगा कि फैक्टर आप लोग कैसे निकालते हो, तो फैक्टर निकालने का आपके पास तरीका होता है ना कि अगर आपको कोई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको कोई इक्वेशन दिया गया है ना, पी बी एक्स प्लस सी अगर आपको कोई इक्वेशन दिया गया है, तो इसको हम लोग इसके फैक्टर को कैसे निकालते हैं? तो पहला तरीका आप इसकी सहायता से आप लोग निकाल सकते हो ना। दूसरा आपका होता है एक्स इज़ इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पान 2a, आप इसकी सहायता से सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और वो आपका सॉल्वेबल है p में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसके उसका आपको फैक्टर निकालना होगा। तो फैक्टर मान लिया जाए आपने इस मेथड से निकाल दिया या फिर आप इस मेथड से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी आप फैक्टर उसके निकाल दो, निकल आएगा। तो जब आपने फैक्टर निकाल दिया, अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। जब आपने इसका फैक्टर निकाल दिया, फिर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो जो सॉल्यूशन इसका निकल कर आएगा, अब यहाँ से थोड़ा-सा आपको दिक्कत होगी, मुझे पता है। लेकिन अब ये सारे के सारे जो आपका मेथड है, जो आपका ये वर्किंग रूल है, ये सारे के सारे बुक में आपको दिया गया है। हालाँकि मतलब मुझे जब पढ़ना होता है, तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पर आता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन की सहायता से हम लोग अच्छे से इसको कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ें हमको नहीं समझ में आएँगी, लेकिन अब जब आपके बुक में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो उसको मैं मतलब बताऊँगा आपको। अगर आप समझ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाते हैं तो जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो वहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएँगे। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको क्या होगा, जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन आपका P1 माइनस क्या हो जाएगा, F1 x, y में, और x1, y, और दूसरा आपको क्या निकल कर आएगा, दूसरा आपको P2 माइनस F2 x2, y1। यहाँ पर x2, xy ये सेम रहेगा, ठीक है? xy आपका सेम ही रहेगा, ठीक है? F2 x, y, x2 x, y और इज़ इक्वल टू 0, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? अब इसका आप जनरल सॉल्यूशन अगर निकालते हो, तो जनरल सॉल्यूशन आपका क्या निकल कर आएगा, वो आपको इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन, अब ये आपका एक ये आपका एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी आपका एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जो आपका जनरल सॉल्यूशन निकल कर आएगा, वो आपको क्या आएगा, वो आपका निकल कर आएगा जी1, क्योंकि 2 आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जी1 एक्स, वाई, सी। अब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू C1 हो जाएगी, और कामा क्या है आपका G2, यानी आपका इस वैल्यू को अगर कहें तो आपका x, y, C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से अब आप क्या करोगे, यहाँ से ये आपका ऑर्डिनरी कांस्टेंट जो आ रहा है, इसको आप लोग सेम कर लोगे, और सेम करने के बाद दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा G1 x, y, C, इंटू में क्या हो जाएगा G2 x, y, C2 नहीं होगा, C, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इन दोनों की दोनों वैल्यू को इक्वल कर ली, C इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मुझे पता है कि ये आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो हमको इसको इसको हमको नहीं करना है, ये बस केवल क्या है, ये आपका वर्किंग रूल पता नहीं कैसे दे दिया गया है, तो आपको इसको नहीं करना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो ये बस आपका क्या है कि जब आप इसके फैक्टर निकालोगे तो आपको 2 फैक्टर मिलेंगे। एक फैक्टर आपका ये मिल जाएगा, एक फैक्टर आपको ये मिल जाएगा। फिर इन दोनों फैक्टर का आप लोग इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पर तो आपको नहीं बताएगा, लेकिन उसको आपको इंटीग्रेटिंग करना होगा। इंटीग्रेटिंग करने के बाद जो आपको अलग-अलग वैल्यू मिलेगी, उन दोनों वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करके उसका सॉल्यूशन निकाल देना है। बस ऐसा आपको करना है। अब जब आप इसके क्वेश्चन को करेंगे तब आप इसको अच्छे से समझ जाएँगे। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है।
लेकिन कोई बात नहीं, जब इसका आप क्वेश्चन को करेंगे, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँगी। क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया, इतनी चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अब देखो बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब कन्फ्यूज़ होंगे कि भैया क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं आपको बताऊँ, अब जब मैं एक क्वेश्चन लूँगा, बस आप ये ध्यान रखना, अब आप ये ध्यान रखना कि आपको क्या करना होगा कि आपको इस प्रकार कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लोग 6 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको अब मैं थोड़ा-सा इसका कन्क्लूज़न आपको बिल्कुल निष्कर्ष आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना होगा, अगर इस प्रकार आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, अगर f इज़ इक्वल टू p x, y इन इसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव में अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको हम लोगों ने 6 कैटेगरी में बाँट दिया है। सबसे पहला आपका क्या होगा, सॉल्वेबल फॉर p में होगा, x में होगा, y में होगा, 1 वेरिएबल मिसिंग होगा और इसमें होमोजेनियस इन xy आपका होमोजेनियस होगा और फिर आपका क्लियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है? इस प्रकार इसको हम लोगों ने बाँट दिया। तो सबसे पहला मेथड आपको मैंने क्या बताया, p यानी अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया और वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल होगा किसमें, p में। अगर p में सॉल्वेबल है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो p में अगर सॉल्वेबल है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि उसका आप फैक्टराइज़ेशन करो, उसका आप फैक्टर निकाल लो। उस p इक्वेशन का यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपको p का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसका आप लोग फैक्टर निकाल लो। तो फैक्टर आप लोगों ने माना, ये निकाला, फिर ये निकाला। अब उसको आप सॉल्व करके जो आप उसका फाइनल जनरल सॉल्यूशन आएगा, वो आपको कुछ इस प्रकार आएगा। अब देखो कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूज़ होंगे, कोई बात नहीं, जब मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन की सहायता से इस टॉपिक को पहले क्लियर कर दूँ आपको, अच्छे से समझा दूँ, तब आप अच्छे से मतलब और क्लियर हो जाएँगी टॉपिक, आप समझ जाओगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सॉल्वेबल है किसमें, p में, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएँगे। तो जैसे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया है p स्क्वायर माइनस का क्या दिया है 5p प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0 ये आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? मैंने आपसे क्या कहा, ये क्वेश्चन आपका क्या है, सॉल्वेबल है p में। तो आप क्या करोगे, इसके सबसे पहले फैक्टर निकालोगे। अब फैक्टर आपको तो निकालना आता होगा कि कैसे निकालते हो। तो या तो आप क्या करो, x इज़ इक्वल टू क्या करो, माइनस b प्लस माइनस क्या होता है b स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac अपॉन 2a की सहायता से इसके फैक्टर को निकाल लो या फिर डायरेक्ट आप इसके गुणनखंड निकाल सकते हो, ठीक है? तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, तो इसका गुणनखंड आपका क्या आएगा, p स्क्वायर माइनस ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 3 2 3 2 5 और 3 दूनी कितना होगा 6 और यहाँ पर p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो p स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2p माइनस क्या हो जाएगा 3p और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो यहाँ से आप p को कॉमन कर लो, तो p कॉमन हुआ माइनस क्या हो जाएगा 2 और यहाँ से आप 3 को कॉमन कर लो तो p माइनस का हो जाएगा 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। यानी जब आपने इसका फैक्टर निकाला तो p माइनस 3 यानी ये आपको 2 वैल्यू यहाँ पर मिल गई। ठीक है? ये 2 वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया, इतनी चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब जब आपको यहाँ पर 2 वैल्यू मिल गई, तो इन दोनों वैल्यू को आप लोग अलग-अलग कर लो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसको, इन दोनों वैल्यू को अलग-अलग जब आप करोगे, तो यहाँ से p माइनस 3 इज़ इक्वल टू क्या कर लो, 0 कर लो। यहाँ से p माइनस 2 इज़ इक्वल टू क्या कर लो, p माइनस 2 इज़ इक्वल टू क्या कर लो, 0 कर लो। तो यहाँ से p की वैल्यू आपको क्या आएगी, तो p की वैल्यू यहाँ पर आपको 3 नज़र आएगी ना और यहाँ पर p की वैल्यू आपको क्या आएगी, तो 2 मिलेगी। अब आप चलो पीछे चलो तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि अगर आपको कहीं p नज़र आता है, तो वहाँ पर आपका क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा यानी dy बाई dx होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ इस p के स्थान पर क्या लिख दूँ, dy बाई dx लिख दूँ तो आपको कोई दिक्कत? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस p के स्थान पर क्या लिख रहा हूँ, dy बाई dx लिख रहा हूँ और dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया, इतनी चीज़ें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अब अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई, तो अब आप क्या करो, यहाँ से dy की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से भी dy की वैल्यू निकाल लो। तो जब आप यहाँ से मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है? कहाँ कर रहा हूँ? यहाँ। तो यहाँ पर जब आप इस dy की वैल्यू निकालोगे, तो dy की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? तो यहाँ से आपको 3 इस dx का आप 3 में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? 3dx मिल जाएगा और यहाँ से अगर आप देखो, तो dy की वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो यहाँ से dy की वैल्यू मिल जाएगी 2dx इस dx का इस 2 में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 2dx मिल जाएगा, ठीक है? मेरी बातें आपको समझ में आई? कहोगे हाँ भैया समझ में आई। अब आपको जो ये आपको मिला dy की वैल्यू जो मिली आपको, जो आपको इस dy की वैल्यू मिली, इन दोनों का आप इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है? क्या कर दो? इंटीग्रेटिंग इसका आप इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पर आप लोग क्या करना है इंटीग्रेटिंग करना है, ठीक है? इसका आप इंटीग्रेटिंग कर दो।
तो यहाँ से अगर आप dy क्या करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? y मिलेगा इज़ इक्वल टू 3dx, 3 आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। dx का आपका क्या हो जाएगा? x, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? y हो जाएगा इज़ इक्वल टू 2 आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। dx का क्या हो जाएगा? x प्लस c। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो हाँ भैया, समझ में आ रही है। अब अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, अब आपको क्या करना है? अब आपको इन दोनों के दोनों फॉर्म फैक्टर को, ये आपका फैक्टर ही तो नजर आया है, ये आपका फैक्टर ही तो आ रहा था। तो ये जो आपको अलग-अलग जो आपको नज़र आ रहा है, इनको आप मर्ज कर दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म को आप इधर लेकर आओ तो आपको क्या मिलेगा? y माइनस क्या मिल जाएगा? 3x, और माइनस का क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, और इनटू में आपका क्या होगा? इनटू में आपका y, इस टर्म को भी आप इधर ले आओ तो y माइनस 2x माइनस का क्या? c इज इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक? यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। पी मेथड से आप कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ भैया, समझ में आ रहा है। बस आपको इसमें क्या करना है? इसमें आपको यही करना है कि आपको जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सबसे पहले क्या करो? उसके फैक्टर निकाल लो। फैक्टर निकालने के बाद जो आपको फैक्ट मिलेगा, उसमें आप लोग p की वैल्यू क्या कर दो? डी बाई डी एक्स लिख दो। डी बाई डी एक्स आपने रखा तो आपको क्या मिला? ये मिल गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने के बाद आप क्या कर दो? उन दोनों की दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। आपको वही क्या हो जाएगा? वही आपका सॉल्वेबल पी में आपका उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका जनरल सॉल्यूशन आपको क्या मिला? तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपको ये मिलेगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो हाँ भैया, मेरी बात मतलब आपकी बातें हमको अच्छे से समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और लें, फिर आपको और थोड़ा-सा मतलब क्या होगा कि थोड़ा-सा आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, आप समझ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं ले लूँ, तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है गिवन दैट, क्वेश्चन दूसरा है गिवन गिवन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है। ठीक है? तो अब इसको हमको क्या करना होगा? सॉल्व करना है किसके? ये आपका मतलब इस क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, ये आपका सॉल्वेबल है जिसमें p में। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इसका फैक्टर निकालने होंगे। तो इसका फैक्टर आप लोग कैसे निकालोगे? तो इसका फैक्टर आपका एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस में आपका क्या हो जाएगा? प्लस में आपका 3xyp 3xyp माइनस 2xyp, 3 दूनी 6 और 3 से 2 जाएगा तो xyp बचेगा xyp। ठीक है? और माइनस में क्या हो जाएगा? 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है? क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है? इसका फैक्टर आप लोग ऐसे तो निकालो, 3 दूनी कितना होगा आपका 6, और 3 से 2 जाएगा तो प्लस का xyp बचेगा। अब आपको क्या करना होगा? अब आप यहाँ पर देखो तो अब इसको कॉमन मान लो। तो कॉमन लोगे तो यहाँ से आप एक्सपी को कॉमन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा? एक एक्सपी बचेगा, प्लस यहाँ पर आपका क्या बचेगा? यहाँ पर आपका 3y बचेगा। ठीक है? क्या बचेगा? 3y बचेगा। और यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ तो आप टी वाई को कॉमन कर लो। तो टी वाई को जब आपने कॉमन किया तो यहाँ पर आपको एक्सपी मिला, और माइनस का क्या मिला? माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का क्या मिला? थ्री थ्री वाई, थ्री वाई, वाई स्क्वायर था ना, 6y स्क्वायर में एक वाई कॉमन कर लिया और दो को कॉमन कर लिया तो 3y इज इक्वल टू 0, ये हमको मिल गया। तो यहाँ से आपको फैक्टर क्या मिला? फैक्टर मिला एक्स पी माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और क्या मिला? एक्स पी प्लस 3y इज इक्वल टू 0, यही तो मिला। तो कहोगे हाँ भैया, यही मिला। तो जब आपको यहाँ पर ये मिल गया तो अब आपको क्या करना होगा? अब आपको क्या करना होगा कि इन वैल्यू को आपको क्या करना होगा? जैसे आपका एक्स पी इज इक्वल टू अलग अलग कर लो, तो माइनस का 2y इधर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका 2y मिल जाएगा। ठीक। यहाँ पर अगर आपसे कहूँ यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो आपका एक्स पी प्लस आपका क्या है? 3y, इस 3y को आप जीरो के उधर लेकर जाओ तो आपको ये माइनस का 3y मिल जाएगा। ठीक है? क्या मिल जाएगा आपको? तो ये आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 3y मिल जाएगा। अब आपको पता है p की वैल्यू आपको क्या मिलती है? पता होती है, dy बाई dx पता होती है। तो इस x के स्थान पर आप लोग क्या लिख दो? इस x यानी इस p के स्थान पर आप लोग क्या लिख दो? dy बाई dx लिख दो। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना होगा? इस p के स्थान पर आप लोग क्या लिख दो? dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 3y। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? हो गया हाँ भैया, समझ में आ रही है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ dy की वैल्यू निकालूं तो dy की वैल्यू आपको क्या आएगा? तो dy, अब यहाँ से इस y को आप इस सेपरेशन कर दो तो आपका y नीचे आ जाएगा, और यहाँ से आपका 2 dx अपान x हो जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से dy अपान ये आपका y नीचे आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 3 dx अपान क्या हो जाएगा? 3 dx अपान x हो जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? हो गया हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो अब आपको क्या करना होगा? अगली स्लाइड में चले फिर आपको बताएं। अब आपको क्या करना होगा? dy अपान y इज इक्वल टू क्या मिला आपको?
तो डी वाई अपान वाई इज इक्वल टू मिला 2 dx अपान एक्स मिल गया। क्या मिल गया आपको? 2 dx अपान एक्स मिल गया। और यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला? तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी वाई बाई डी वाई मिला। क्या मिला? डी वाई बाई डी वाई। क्या मिला आपको यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी वाई, डी वाई बाई डी वाई में डी वाई बाई डी वाई क्या मिला आपको? तो क्या मिला? 3 dx अपान एक्स। क्या मिला? 3 dx अपान एक्स। क्या मिल गया आपको? 3 dx अपान एक्स मिल गया। अब आप क्या करोगे? इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका आप इंटीग्रेशन निकाल लो। तो यहाँ पर आपको लिख दो, इसका आप इंटीग्रेटिंग कर दो। तो यहाँ पर अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आप डी वाई है, डी वाई आपका 1/y चल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा? log y हो जाएगा। इज इक्वल टू टू आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब dx अपान एक्स, 1/x का क्या हो जाएगा? तो log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? log x हो जाएगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। तो log x हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं और log x प्लस सी भी साथ में कर लो, आपका ऑर्डिनरी कांस्टेंट साथ में है तो अच्छा रहेगा। प्लस में क्या है आपका सी, तो यहाँ पर लॉग है तो इसको भी लॉग सी कर लो। क्या कर लो? लॉग सी कर लो। अब यहाँ पर दूसरा आपका क्या है? यहाँ पर डी वाई बाई डी, डी वाई बाई मतलब डी वाई अपान वाई है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग वाई हो जाएगा। लॉग वाई इज इक्वल टू 3 आपका कांस्टेंट है, 3 आप क्या कर लो इसको, 3 को आप ये 3 आपका माइनस में चल रहा था ना, हाँ माइनस में चल रहा था, तो माइनस लगा लो। ठीक है, इसको आप माइनस कर लो। ठीक है, या आप माइनस कर लो। ठीक है, -3 को आप क्या कर लो? कांस्टेंट से बाहर कर लो। और 1/x का क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। और प्लस में क्या चल रहा है? c, तो c को आप लोग log c में बदल दोगे। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो आप ये log y है तो इसको आप लोग क्या कर दो? log y। और ये टर्म आपको जब इधर लेकर आओगे तो सारे के सारे टर्म माइनस में हो जाएंगे। तो log y -2 log x और माइनस का log c हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? log y माइनस, अब ये आपका क्या था? ये आपका माइनस था ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +3 log x हो जाएगा। +3 log x हो जाएगा। और माइनस का क्या है? log c है। अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? तब आपको मिलता है log y माइनस का 2 log x माइनस का log c। और फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? इनको आप लोग एक ब्रैकेट में कर दो, मल्टीप्लाई log x मतलब log y प्लस का log x माइनस का log c इज इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ से अगर आप log की प्रॉपर्टी लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ कोई बात नहीं, यहीं पर आपका इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पर इसका आपका आंसर मिल जाएगा। तो कितना आपका छोटा सा टॉपिक था कि सॉल्वेबल अगर आपका पी में है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका मेथड थोड़ा सा लेंदी था, मेथड थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन यहाँ पर जब आपने इसके क्वेश्चन को समझा तो शायद आपको मेथड भी अब समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना होगा। तो इसमें आपको तो कोई डाउट नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया हमको ये चीजें नहीं समझ में आई है। मैंने आपको तो बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। तो आज की इस क्लास में केवल मैं इन्हीं 2 क्वेश्चन के साथ इस क्लास को मतलब बंद करूँगा। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने अपना मतलब पूरा एफर्ट दिया है समझाने का, बट आप कितना समझ पाते हो ये मुझे नहीं पता। बट मुझे लगता है कि आप भी अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं हुआ है। बस आपको क्या करना होगा कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका अगर आपका सॉल्वेबल है, अब आपके डाउट ये होगा कि आखिर हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो ये होती है प्रैक्टिस। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता हो जाएगा। जैसे अभी आपने केवल सॉल्वेबल फॉर पी यानी पी के लिए आपने क्या किया है, अभी पढ़ा है। अभी तो आपका वाई आएगा, एक्स आएगा, आपका क्लोराइड डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, तभी तो आप इसमें अंतर विभे अभी तो मैंने अगर आपको कोई इक्वेशन दिया गया है, जैसे मान लिया जाए आपका क्या है, पी स्क्वायर प्लस का 6x प्लस सी अगर आपको दिया गया है, 5 कर लूँ फी, ये आपको दिया गया है, तो आप इसको तुरंत पहचान जाओगे कि हाँ, ये आपका सॉल्वेबल है पी में। ऐसे अगर मैं कहूँ कि पी स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 11 ये अगर आपको दिया गया है, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि हाँ, ये आपका पी में सॉल्वेबल है। अंतर तो तब आप कर पाएँगे जब आप सारी चीज़ों को पढ़ेंगे ना। अभी तो मैंने केवल आपको क्या बताया, केवल मैंने आपको क्या बताया, पी बताया कि पी के मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप एक्स को पढ़ेंगे तो एक्स का कुछ अलग रूल होता है, वाई का कुछ अलग होता है। जब आपका एक वेरिएबल मिस है तो उसका कुछ अलग होता है। होमोजेनियस यानी एक्स वाई आपका होमोजेनियस हो तो उसका अलग होता है। क्लोरीड डिफरेंशियल इक्वेशन आपका अलग होता है। ठीक? तो अभी तो मैंने आपको बताया क्या, सॉल्वेबल फॉर पी, पी के लिए बताया है। तो पी के लिए बस आप जो मैंने बताया है, बस आप ऐसे आप करना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, उसका आप फैक्टर निकालना। फैक्टर निकालने के बाद आप क्या करना, जैसे पी की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिल गई, 3 मिल गई। पी की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई, 2। तो पी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है इसमें, तो पी की वैल्यू इसमें आपकी होती है क्या, dy बाई dx। आप dy बाई dx लिख दो। इसको लिखने के बाद आप dy की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से dy की वैल्यू निकाल लो, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। जो आपको अलग-अलग वैल्यू मिली गई, जो आपको फैक्टर अलग-अलग मिले हैं, उनका आप मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो ऐसे आपके क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर पी में आपके पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसी भी क्लास लगती है, एक बार प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, बट कोई अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। और उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं अपनी क्लास को यहीं पर बंद करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।